किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल, फील्ड टेक्निकल मैनेजर नॉर्थ इंडिया एबीएस। आज आपके सामने डेयरी एनिमल्स में या डेयरी फार्म में जानवरों को फ्लड की सिचुएशन में या बाढ़ की सिचुएशन में कैसे मैनेज करें, किन एसओपीज का हम फॉलो करें, किन एसओपीज को हम उनका पालन करें कि हम अपने एनिमल्स को एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान कर सकें ताकि हमें ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस ना हो। तो इस पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में आजकल बाढ़ की सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के बहुत सारे स्टेट्स, लगभग 2250 गांव बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। लोगों की सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और जिन जिन लोगों के डेयरी फार्म्स थे वहाँ भी पानी जो है, डेयरी फार्म्स में एनिमल्स के आसपास सारा पानी वहाँ घुस चुका है। तो इस भयावह सिचुएशन को, इस खतरनाक सिचुएशन को कैसे हम साइंटिफिकली और टेक्निकल लेवल पे हम मैनेज करें ताकि हमारे एनिमल्स को ज़्यादा लॉस ना हो और हमें इकोनॉमिकल रूप से ज़्यादा लॉस ना हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एसओपीज होते हैं डेयरी पशुओं को, कैसे हम इस बाढ़ प्रबंधन में उनको एक एसओपी सेट करेंगे कि इस इन इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम बाढ़ का प्रबंध कर सकें, बाढ़ प्रबंधन कर सकें कि हम उस पानी में कैसे अपने पशुओं को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं इन एसओपीज को जारी करने के। उद्देश्य हैं कि बाढ़ के दौरान जो आपके मेन ब्रॉडली हम बात करें, 5 उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है कि बाढ़ के दौरान जो भी जितने भी डेयरी पशु हैं आपके, उनका स्वास्थ्य और उनका वेलफेयर सुनिश्चित करना है। दूसरा, डेयरी फार्म में जितना भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके संरचना, आपने शेड्स बनाए हैं, जितनी भी संरचना बनाई है, या जितने भी आपके उपकरण हैं, चाहे मिल्किंग मशीन्स होगी या कोई भी और उपकरण, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे बचाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है फार्म के कर्मचारियों और लोगों की सुरक्षा करना। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि हमने दूध की गुणवत्ता और उसकी स्वच्छता को बनाए रखना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि बाढ़ के बाद कितनी जल्दी हम अपने फार्म की नॉर्मल गतिविधियों को पुनः शुरू कर सकते हैं और पुनः शुरू करना है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए, जिन उद्देश्यों को पूरे करने के लिए हम आज आपको कुछ एसओपीज देंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताएंगे कि कैसे हम इस बाढ़ को मैनेज कर सकते हैं टेक्निकल लेवल पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पानी की मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पानी की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले बाढ़ के बाद आपने पानी के जितने भी स्रोत हैं, जो कि आप जिन स्रोतों से आप अपने एनिमल्स को पानी पिलाते हैं या पानी देते हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस करनी है हमने पानी की। तो जानवरों को हम बाढ़ के बाद जैसे ही पानी आपके शेड से बाहर चला जाता है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए जो भी पानी का स्रोत आप यूज कर रहे हैं, उसका पहले आप उसकी गुणवत्ता जांच लें। उस पानी में किसी प्रकार की गंध तो नहीं है, क्या उसका रंग या कोई उसका कलर चेंज उसमें तो नहीं है, या उसमें कोई गंदगी वाले पदार्थ तो नहीं है। अगर ये सब चीजें हैं तो उस पानी को बिल्कुल आप अपने एनिमल्स को ड्रिंक करने के लिए ना दें। और बाढ़ के पानी को तो आप बिल्कुल भी एनिमल्स को पीने ना दें। अगर हमने बाढ़ के पानी को पीने दिया तो उसमें हानिकारक कीटाणु या जीवाणु होते हैं। ऐसा बिल्कुल 100% ऐसा होगा कि बाढ़ वाले पानी को अगर आपके एनिमल ने पिया या उसको कंज्यूम किया तो उसमें ई कोलाई या साल्मोनेला जैसे कीटाणुओं का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे एनिमल्स को बहुत ही खतरनाक लेवल की बीमारियां उस पानी से हो सकती हैं। तो इंश्योर करें कि एनिमल प्यासा ना रहे। अगर एनिमल प्यासा रहेगा तो वो बाढ़ वाले पानी को कंज्यूम करने की ट्राई करेगा। तो एनिमल को टाइम टू टाइम पहले तो आप सूखी जगह पे रखें और उसको टाइम टू टाइम जो है अच्छे स्रोत का पानी उपलब्ध करा के दें। दूसरी चीज, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमें जो है उसको पीने लायक जो है ऐसे पानी का स्रोत पहचानना है जो कि बिल्कुल साफ है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन नहीं हुई है। तो सबसे साफ सुथरा और सुरक्षित जो पानी का स्रोत होता है वो भूजल होता है। हम ग्राउंड वाटर की जो बात करते हैं, या बोरवेल का पानी।
तो अगर आपके पास ग्राउंड वाटर या बोरवेल का पानी उपलब्ध है तो सबसे अच्छा सोर्स इस डिजास्टर सिचुएशन में बहुत बढ़िया वही सोर्स रहेगा। जानवरों को पानी जो पिलाना है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको अगर डाउट लगता है कि आपके पानी के स्रोत में कहीं कोई ना कोई कंटेमिनेशन हो गई है या किसी चीज जो फ्लड वाले वाटर से है वो कंटेमिनेट हो चुका है, तो उसमें आप उस स्रोत में आप उसके स्रोत के पानी में आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। 2 से 4 ppm सोल्यूशन आप क्लोरीन का बनाएंगे उस पानी में, और उस पानी को फिर आप थोड़ी देर के बाद एनिमल्स में यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंटेमिनेटेड सोर्सेज को भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसकी क्लोरीनेशन आप 2 से 4 ppm सोल्यूशन में जरूर करें। दूसरी चीज, क्लोरीनेशन के साथ एक और आप चीज कर सकते हैं, एलम, आपने सुना होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट या फिटकरी हम बोलें, फिटकरी की मदद से भी हम जो कंटेमिनेटेड सोर्स का पानी है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का जब आप खरीदेंगे, उसके साथ कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी में इतनी आप फिटकरी यूज करेंगे तो वो पानी की गुणवत्ता को आपके मेंटेन करेगी, और जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होगा वो पीने लायक या आपके यूज करने लायक, आप एनिमल्स के यूज करने लायक उसको बना सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वाटर मैनेजमेंट में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी पिलाने के बर्तन या चारे वाले पात्र, मेंजर या दूध निकालने वाले उपकरण, उनकी सफाई बहुत जरूरी है। इस फ्लड वाली सिचुएशन के बाद जैसे ही पानी चला जाएगा, पानी खत्म, पानी वहां से तो निकल जाएगा लेकिन वो कंटेमिनेट, सारे सोर्सेज को कंटेमिनेट कर चुका होगा। तो बाढ़ के पानी के हटने के बाद तुरंत सभी पानी के बर्तनों, चारे वाले पात्र, जितने भी मेंजर्स आपके हैं या दूध से जुड़ी हुई जितनी भी उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, मिल्किंग मशीन्स है या जितने भी बर्तन है, सबकी सफाई आपकी बिल्कुल ढंग से होनी चाहिए। जितने भी आपके सीमेंट के बने बर्तन हैं, जैसे मेंजर्स हो गए, पानी के बर्तन हो गए या पानी वाले ट्रफ्स हो गए, जितने भी सीमेंट से बने आपके इक्विपमेंट्स हैं या बर्तन हैं, उनको आपने कीटाणुनाशक सॉल्यूशन से बिल्कुल अच्छी तरह साफ करना है। तो हम 1 to 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ले सकते हैं और उनसे उनको प्रॉपर वॉश करेंगे हम। उसके बाद उस वॉशिंग के बाद आप प्रॉपर उसको साफ पानी से वॉश करिए, सारे सीमेंट वाले ट्रफ्स को, सीमेंट वाले मेंजर्स को, सब चीजों को, और उसके साफ करने के बाद उसको एक पतली सी परत, चूने की आप परत उसमें कर सकते हैं। चूने की परत ब्रश की मदद से, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, तो उसकी मदद से आप उसकी परत यूज कर सकते हैं ताकि आप जो है उसको कीटाणु रहित, या हम उसको पूरी तरह कीटाणु रहित सैनिटेशन जिसको हम बोलते हैं, हम उसकी सैनिटाइजेशन कर सकें ताकि उसमें फर्दर कोई बैक्टीरिया, फर्दर कोई कीटाणु या जीवाणु ना पनपे और एनिमल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। क्योंकि जब भी ये फ्लड वाली सिचुएशन आती है, बाढ़ वाली सिचुएशन आती है, तो उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी के थ्रू बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु कंटेमिनेट करके आपके एनिमल्स में वाटर बॉर्न डिजीजेस कर सकते हैं। तो उन वाटर बॉर्न डिजीजेस की रोकथाम के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इन सारी चीजों की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। दूसरी चीज, अगर आपकी स्टील के बर्तन हैं, जैसे आपके ट्रफ्स हो गए, पानी वाली ट्रफ्स हो गए, आप बात करें आपके इक्विपमेंट्स हो गए, स्टील के बर्तन जितने भी हैं, या दूध निकालने वाले उपकरण हो गए, मिल्किंग मशीन्स होगी, उनको आप 0.5 to 1% कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से वॉश कर सकते हैं। उस वॉशिंग के बाद उनको साफ पानी से वॉशिंग करके तभी आप उसको इस्तेमाल में लेना स्टार्ट करें। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप पानी प्रबंधन में या वाटर मैनेजमेंट में ध्यान में रखेंगे, तभी हम अपने एनिमल्स को एक इस पानी से होने वाली डिजीजेज या वाटर बॉर्न डिजीजेज जिनको हम बोलते हैं, उससे हम अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें दिखाया गया है कि एनिमल, जो ये लेबरर्स हैं, ये पहले तो पानी को बिल्कुल निकाल रहे हैं वाटर ट्रफ से, उनको बिल्कुल खाली कर रहे हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उनको प्रॉपर वॉश कर रहे हैं। उसके बाद उन उपकरणों को आपने इस्तेमाल में लेना है। दूसरा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फीड मैनेजमेंट, कि चारे का प्रबंधन। ये बाढ़ के समय के बाद चारे का प्रबंधन या फीड की मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। सबसे पहले
फीड और फॉरेज, चारा जो भी है आपका या फीड जो भी है उसको आपने जांच करनी है सबसे पहले। जब भी आपका ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फीड की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद आपने चारे और चारा जो आपकी फॉरेज है, चारागाह है, उसकी फिर बिल्कुल अच्छे से जांच करनी है। सबसे पहला होना चाहिए आपका पॉइंट कि जितना भी चारा आपका खराब हो गया है या गीला हो गया है, जो भी सूखा चारा है, हरा चारा जो भी गीला हो चुका था बाढ़ के पानी के कारण, उसमें सबसे कॉमन जो दिक्कत आएगी, फफूंद की दिक्कत आएगी, मोल्ड ग्रोथ की दिक्कत आएगी। तो जो भी गीला चारा होगा उसको बिल्कुल, या सड़ा हुआ चारा बिल्कुल उसको आप साइड में हटा दें। उसको एनिमल्स को आप फीड ना करें, क्योंकि उस पर्टिकुलर चारे को अगर आपने फीड किया तो एनिमल्स में फफूंद का इन्फेक्शन या माइकोटॉक्सिन्स का इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, फंगस के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है, और उसी चीज से इन्फेक्शन होता है। तो उस चारे को बिल्कुल आप हटा दें, बिल्कुल सूखा चारा आप उन एनिमल्स को फीड करें। दूसरी बात, बाढ़ के तुरंत बाद जो भी आपके पास्चर्स हैं जिनमें अगर एनिमल्स को आप ग्रेज करवाते हैं, जो भी चराई के लिए आप पास्चर्स यूज करते हैं, 8 से 10 दिन तक मिनिमम उन पास्चर्स को आप यूज ना करें। पानी की सफाई के बाद फ्लड जब भी आता है वहां पे वो सारा एरिया दूषित हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। तो 7 से 10 दिन प्रॉपर धूप लगने दें, तभी आप अपने एनिमल्स को उन पास्चर्स में या उस चारे वाले पोर्शन में एनिमल्स को जाने दें। दूसरी चीज, पोषण। अगर हम फीडिंग की स्ट्रेटेजी की बात करें कि पोषण में हमने किन किन चीजों को प्राथमिकता देनी है, तो सबसे पहले आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना है। कि सबसे पहले अब बहुत ऐसा हमें देखने को बिल्कुल मिलता है कि जब भी फ्लड वाली सिचुएशंस होंगी तो लाजमी है कि एनिमल जो हैं हमारे, कई बार हमारे एनिमल्स जो हैं भूखे भी रह जाते हैं बहुत लंबा टाइम। तो प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए, जैसे ही ये फ्लड वाली सिचुएशन नॉर्मल होती है, आपके जो जरूरतमंद पशु हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो मिल्किंग में एनिमल है, लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं, या प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, गाभिन एनिमल हैं, या जो आपके यंग बच्चे हैं, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी आपने रखनी है। उनको आपने अच्छा क्वालिटी का हरा चारा और फीड जो है उपलब्ध करवानी है। दूसरी चीज, संतुलित चारा जो है बहुत जरूरी है। ट्रांजिशन कैसे करनी है आपने, सबसे पहले उनको रूखा चारा जो रफेज हम बोलते हैं, सूखा चारा, वो उपलब्ध कराना है पशु को। एकदम से कभी भी जब भी पशु भूखा रहता है, जब उसको बहुत लंबे टाइम तक फीड नहीं मिलती है, उसको हम एकदम कंसंट्रेट्स उसकी डाइट में ऐड नहीं कर सकते। तो अगर उसकी डाइट में हमने कंसंट्रेट्स एकदम से ऐड कर दिए, फीड एकदम से ऐड कर दी, तो उसमें कहीं ना कहीं एसिडिटी, रुमिनल एसिडोसिस या और इम्पैक्शन, अलग अलग डाइजेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा स्टार्ट करें रूखे चारे से, फिर बाद में धीरे धीरे आप उनमें फीड की एडिशन करते जाएं उनकी डाइट में। और रेशो क्या स्टार्ट करना है आपने, 70% आपने रफेज से स्टार्ट करना है और 30% आपने कंसंट्रेट फीड से स्टार्ट करना है। उसी रेशो को आपने मेंटेन करना है। दूसरी चीज, अब बाढ़ में भीगे हुए चारे को, अगर बहुत ज्यादा पोर्शन में चारा आपका भीग गया, तो उसको हमने मेंटेन कैसे करना है। अब सारे चारे को तो हम फेंक भी नहीं सकते, उसकी मेंटेनेंस भी हम कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, पहली बात, उस सारे चारे को धूप में सुखाएं। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में खराब हुआ है उसको फेंक दें, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर खराब हो चुका है तो उसको धूप में प्रॉपर सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद उसमें 0.5 to 1% सॉल्ट सोल्यूशन या नमक का सोल्यूशन से छिड़काव कर दें। उस सोल्यूशन के छिड़काव के बाद उसको प्रॉपर ड्राई होने दें। उसके बाद आफ्टर 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन के बाद आप उस चारे को यूज कर सकते हैं। उसमें फफूंद की दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर आपका स्ट्रॉ या सूखा भूसा गीला हो चुका है, तो उसमें आप यूरिया या मोलेसिस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर सुखाना संभव नहीं है, गीला बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो उसमें मोलेसिस और यूरिया मिला के एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में उनको साइलोपिट में एंसाइल कर दें थोड़े टाइम के लिए। तो ये चारा आपका लंबे टाइम तक फिर आप इसको एंसाइल करके यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो ये टेक्निक भी आप फीड मैनेजमेंट में एनिमल्स की कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पहला फोटो जिसमें साइलेज में फफूंद लगी है, फीड में भी फफूंद लगी है। तो ऐसी टाइप की फीड को हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसको हमने बिल्कुल डिस्कार्ड करना है और प्रॉपर अच्छे क्वालिटी की फीड या अच्छी क्वालिटी का हरा चारा या साइलेज या अचार वही यूज करना है। तीसरे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ।
ये फार्मर यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ कर रहा है, तो मोलासिस और यूरिया की ट्रीटमेंट जब हम गीले स्ट्रॉ में करते हैं और उसको अनसाइल करके रख देते हैं साइलो पिट्स में, तो एक ये बहुत ही एनर्जी वाला सोर्स और बहुत लंबे टाइम तक हम इस गीले वाले भूसे को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया एनिमल हेल्थ और डिजीज कंट्रोल का, कि पशु के स्वास्थ्य को और उनके रोग को कैसे रोग प्रबंधन हमने कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम बाढ़ के बाद इमीडिएटली बाद देखने को मिलती है मेस्टाइटिस या थनैला, बिकॉज वाटर बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर में आ चुके होते हैं, और थनैला सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो जो भी आपके फ्रेश कार्व्ड एनिमल हैं जिन्होंने बछड़ा दिया हुआ है, उनको कीचड़ वाले रास्तों से या गीली जगह पे बैठने ना दें, बिल्कुल उनको साफ जगह पे आप रखें। जो भी फ्रेश काव्ड हैं जिन्होंने अभी काविंग करनी है, जो एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स है, दूध निकालने से पहले थनों को बिल्कुल आप अच्छे से साफ करें, सुखा लें, और दूध धोने के बाद जो है टी डिप सोल्यूशन का आप जरूर उपयोग करें, पहले भी और बाद में भी। और बाढ़ के पानी को हटने के बाद दूध निकालने के उपकरणों को भी आप 0.5 to 1% कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से वॉश करें। इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप थनैला का रोकथाम जो है अपने हर्ड में इमीडिएटली फ्लड के बाद जो है उसको कहीं किसी लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट करना है। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान एकदम से बहुत कम हो जाता है और एनिमल शॉक में चला जाता है, एनिमल कई बार मर भी जाता है, कोलैप्स भी कर जाता है। तो ये होता कैसे है, बहुत लंबे टाइम तक ठंडे पानी में अगर एनिमल्स खड़े रहते हैं, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन में आम ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी हो सकती है, जब बहुत लंबे टाइम तक एनिमल ठंडे पानी में खड़ा रहता है, तो बाढ़ के सिचुएशन में नॉर्मल चीज़ है। तो इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए क्या करना है, उन पशुओं को बिल्कुल सूखी जगह पे आप लेके जाएं और खाने में उनको मोटा चारा ज्यादा दें। रफे जितना ज्यादा आप डाइट में देंगे, उनके पाचन तंत्र जो है उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा और उतनी ही हीट, उतना ही ताप गर्मी जो है बॉडी में पैदा होगी जितना ज्यादा रफेज देंगे। तो हीट जितनी ज्यादा पैदा होगी, ये हाइपोथर्मिया या लो बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स का उतनी ही जल्दी आपके फार्म पे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी चीज, मच्छरों से फैलने वाले रोगों पर नजर आपने बिल्कुल रखनी है। जो भी वेक्टर से या फ्लाइज से, मॉस्किटोज या हम फ्लाइज की बात करें, मक्खियों मच्छरों की बात करें, जितनी भी उनसे बीमारियां फैलती हैं, उनका आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। बाढ़ के एकदम बाद मच्छरों की संख्या जब भी बढ़ती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी हमें देखने को मिलती है बोवाइन एफिमेरल फीवर, या जिसको हम बोलते हैं 3 डे सिकनेस। 3 डे सिकनेस जब भी होगी, बोवाइन एफिमेरल फीवर जब भी होगा, तो एनिमल्स एकदम से बहुत ही तेज बुखार उनमें देखने को मिलता है, लेमनेस के इश्यूज देखने को मिलेंगे, और एकदम से हमारे एनिमल्स जो क्लैप्स करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां 3 डे सिकनेस या एफएमडी हम बात करें कैसे आएंगी, वेक्टर या फ्लाई बॉर्न डिजीज से आएंगी। तो मक्खी और मच्छरों की रोकथाम बहुत ही जरूरी है इस सिचुएशन के बाद। तो कैसे होगी वो, कहीं भी आपका स्टेगनेंट वाटर है, कहीं भी खड़ा पानी है फार्म में, उसको बिल्कुल साफ कर दें। गोबर और गंदे पानी को हमने बिल्कुल अपने फार्म पे नहीं रखना है। गीला गोबर जब भी फार्म में होगा वहां मक्खियां मच्छर ज्यादा पनपेंगे, तो गोबर को ढक दें, या गोबर की जहां भी आपने रखा है, गोबर गैस प्लांट लगाया है, तो उसको बिल्कुल सेपरेट एक परत के साथ उसको ढक दें, और गंदे पानी को बिल्कुल अपने फार्म से निकाल दें। खड़ा पानी आपके फार्म पे नहीं होना चाहिए, तभी हम इन मक्खी और मच्छरों को किसी लेवल तक अपने फार्म पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, टीकाकरण, तो बाढ़ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियां जो हमारे फार्म में देखने को मिल सकती हैं, क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस, सांस की बीमारियों की अगर हम बात करें, सांस की बीमारियां, या एफएमडी या फुट रॉट, ये सारी की सारी बीमारियां हमें इमीडिएटली बाढ़ के बाद, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं बेसिकली, पानी के बहाव जब भी हमारे शहर में होगा या फ्लड आएगा, तो उसके बाद ये कॉमनली बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी। तो इनको हमने कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर इनके बूस्टर डोजेस आपने पहले भी एनिमल्स को प्रॉपर लगाने हैं, और इमीडिएटली आप जब भी ये फ्लड वाली सिचुएशंस आई, इनकी बूस्टर डोजेस आप
एनिमल्स को जरूर लगवाइए, ताकि आने वाले टाइम में ये वाली वेक्टर बॉर्न डिजीजेज या जो भी बीमारियां फ्लड की सिचुएशन में होने वाली होंगी नेक्स्ट 2 या 3 महीने में आपके एनिमल्स में, तो वो आप एक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं बूस्टर डोजेज के साथ। तो ये आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं, इसमें टी टिप सॉल्यूशंस का यूज किया जा रहा है। एनिमल्स के प्रॉपर अडर्स की डिसइंफेक्शन करने के बाद ही, फोटो में जैसे आप देख रहे हैं उसके बाद ही आप दूध निकालिए, और शेड्स को बिल्कुल ड्राई रखिए। तीसरे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं शेड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। शेड को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ड्राई करिए। वेट जगह या जो भी गीली जगह है, गीला गोबर है, उसको बिल्कुल फार्म से आप बिल्कुल साफ कर दीजिए, ताकि मक्खियों और मच्छरों का कंट्रोल हम कर सकें। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट सेफ्टी। जो भी हमारा बुनियादी ढांचा है या जो भी पर्यावरण है, आसपास का पर्यावरण, उसकी सुरक्षा हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले फार्म की सफाई। फार्म की सफाई इमीडिएटली फ्लड की सिचुएशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वहां का सारा जो भी मलबा पानी के साथ आया होगा उस मलबे को हटाएं और सारे के सारे रास्तों को ठीक करें। जितने भी गलियां हैं, जितने भी बाड़े हैं, जितने भी गेट्स हैं, उनको प्रॉपर साफ करिए, ताकि उसमें जानवर जो भी इक्विपमेंट्स है या जो भी हमारी मूवमेंट्स है, एनिमल्स की मूवमेंट्स, हम नॉर्मलाइज उस चीज को कर सकें। जानवर के क्षेत्रों को साफ करें और उनको कीटाणु रहित करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जितने भी गाय की शेड हैं, चारा खाने की जगह है, पानी के टैंक हैं, उनको प्रॉपर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से आप इनको बहुत अच्छे से धोएं। इसके अलावा आप चूना पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या 10% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो आते हैं, उनका बहुत अच्छे से सारे के सारे जितने भी आपके बाड़े हैं, चरागाह हैं, उनमें बिल्कुल अच्छे से उसको स्प्रे करें। जितना जल्दी ये काम हो सकता है उतना ही आपके एनिमल जो है वाटर बॉर्न डिजीजेज से हम उनकी रोकथाम को कर सकते हैं, उनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। प्रवेश द्वार और जो भी हाई रिस्क जगह है आपके फार्म की, जैसे कि प्रवेश द्वार हो गए, गेट हो गए, या पैर धोने की जगह, फुटबाथ जिनको हम बोलते हैं, या वाहन के टायर, उनको बिल्कुल आप सैनिटाइजर से या डिसइंफेक्टेंट से 10% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन स्प्रे से उनको बिल्कुल अच्छे से साफ करें। जानवरों को, जो भी जानवर या तो नए आए हैं फ्लड सिचुएशन से बच के, या बाढ़ से आपने निकाल के बचाए हैं, उन्हें 10 से 14 दिन तक, बाकी जानवर जो आपके फ्लड सिचुएशन में अफेक्ट नहीं हुए, जो सूखे में थे, उनसे उनको बिल्कुल अलग रखें, आइसोलेट रखें, क्वारंटाइन रखें। 15 से 20 दिन तक उनको आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि उनमें कोई बीमारियां तो नहीं फैल रही हैं। उसके बाद आप उन एनिमल्स को जो बाढ़ में ग्रसित हुए हैं उनको आप अपने शेड में ला सकते हैं। दूसरी चीज, विद्युत सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इमीडिएटली आपने ये इंश्योर करना है कि आपके फार्म पे जब भी ऐसा फ्लड वाली सिचुएशन आई और वो फ्लड का पानी चला गया, उसके बाद आपने ये देखना है कि कहीं बिजली के खंभे जहां भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो टूटे तो नहीं है, कहीं तारें तो नहीं टूटी हैं, नीचे गिरी हैं, या पानी में कोई जंक्शन बॉक्सेस तो नहीं डूबे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले। तो खुद मरम्मत नहीं करनी है। अगर ऐसी सिचुएशन हमें दिखती है कि कहीं पानी में तार टूट के गिरी है या ये जंक्शन बॉक्सेस टूट के गिरे हैं, तो इमीडिएटली वहां से पानी के कांटेक्ट में एनिमल्स को ना आने दें, और जितना जल्दी हो सकता है हम बिजली विभाग को सूचित करें और उस कंडीशन को जल्दी से जल्दी ठीक करें। एनिमल्स का कांटेक्ट बिल्कुल नहीं वहां होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक शॉक एनिमल्स में लग सकता है या ह्यूमंस में भी लग सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, जो भी वेस्ट उस टाइम पे इकट्ठा हुआ होगा, फार्म में कचरा आया होगा, या कुछ जानवर की मोर्टेलिटी हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, मृत जानवर हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जो भी आपके मल जलाशय है, मतलब जो भी आपका, जहां भी आप अपने वेस्ट चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो उन चीज़ों को आपने कहाँ रखना है, उन चीज़ों को आपने, जो जो भी वेस्ट प्लांट्स हैं वहाँ पे, उनको बिल्कुल इंश्योर करना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जहाँ वेस्ट को स्टोर करते हैं। तो एफ्लुएंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे जलाशय बनाए जाते हैं जहाँ पे हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, आपको देखना है कि कहीं वो लीकेज उनमें तो नहीं है, कहीं वो लीक तो नहीं कर रहे हैं, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे हैं, उसकी बिल्कुल आपने इंश्योर कर लेना है। दूसरी चीज, जो भी आपके मृत जानवर होंगे या जो उनके कंकाल होंगे, उनको
प्रॉपर बरी करना है आपने। अगर कंपोस्टिंग करनी है तो कंपोस्टिंग कर सकते हैं या लैंड फिलिंग कर सकते हैं, उनको जमीन के नीचे दबा सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर साइंटिफिक प्रोटोकॉल, जो भी साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के इश्यूज, उनका फॉलो करना है। बाहर कारकस को हमने नहीं रखना है और उसमें हम लाइम की लेयर बिछा के उनकी लैंड बरिंग जो है हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने अपने सारे के सारे जितने भी शेड्स हैं, जितने भी आपके मैंजर्स हैं, वाटर ट्रफ्स हैं, उनमें प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट 10% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन का स्प्रे करना है। मिल्किंग मशीन्स, मिल्किंग इक्विपमेंट्स को आपने प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है। और पानी की सप्लाई जैसे आप देख रहे हैं, ये फटकरी डाली जा रही है पानी में, तो अगर कोई कंटेमिनेटेड सोर्स है तो फटकरी या क्लोरीन का यूज करके आप उस पानी को यूज करने योग्य जो है बना सकते हैं। तो इन चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे तो इस डिजास्टर्स सिचुएशन से हम अपने एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनमें कोई बहुत बड़े संक्रमित रोग ना आए, आउटब्रेक्स ना आए वाटर बॉर्न डिजीजेस की। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हमें हेल्प होगी इस प्रॉब्लम को खत्म करने की। धन्यवाद।